So in the today's class, we are going to move ahead. Now, this is a very, very important part of this chapter. ये जो टॉपिक है ना, ये आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, इसलिए बेटर है कि इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले वाला जो मॉडल्स हैं वो तो तुमने देखे हुए हैं पहले। बोहर का थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट नया था। तो दिस इज अ शेडेंजर, SCHRODINGER। प्रोनाउंसिएशन इसकी शेडेंजर है, शेडेंजर वेव इक्वेशन। देखो बेटा, जब बोहर का फेलियर हुआ और वेव और पार्टिकल की ड्युअलिटी आई, नाउअडेज, प्लीज बी ऑन म्यूट, नाउअडेज प्लीज बी ऑन म्यूट बेटा, फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू आस्क एनीथिंग। तो इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जितना भी हमने इससे पहले क्वांटम में पढ़ा है वो हमें ये दिखाता है कि चाहे आपके पास है योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, both the electromagnetic radiations and the electrons exhibit the dual characters. Okay, they are having the dual characters, means wave like particle like दोनों की तरह ये behave करते हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? एक साइंटिस्ट है हमारे पास, इरविन श्रोडिंगर, जिसने 1925 में एक ऐसा मॉडल दिया, क्योंकि बोहर का मॉडल गलत नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि पार्टिकल है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इसलिए बोहर का मॉडल गलत नहीं है। कुछ पॉइंट्स उसके हैं कि जैसे वेव को हम 100% लोकलाइज नहीं बोल सकते हैं, वो पॉइंट रॉन्ग था। तो इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया? इरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इन द टर्म्स ऑफ द वेव रिप्रेजेंट किया अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव एक इक्वेशन की फॉर्म में उसने ये सारा एक्सप्रेशन दिया। या तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बोहर के बाद ये आया था, है ना, इसका काम हुआ था, क्योंकि बीच में जो डी ब्रॉगली आया या हेजनबर्ग आया, उसने वेव करेक्टर के बारे में बात की, तो इसने वेव का फिर मॉडल ला दिया। तो हम क्या बोलेंगे? द श्रोडिंगर डिस्क्राइब the behavior of an electron in the terms of a wave, around the nucleus। ठीक है, श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया था बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ द वेव अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज कॉल्ड एज SWE, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास है शेल, तो आपका इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज अ वेव, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज अ फैक्टर दैट ही हैड गिवन इन द इक्वेशन और एज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो, इसकी इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने ना इस चैप्टर में इस इक्वेशन को डिराइव नहीं करना है। वी हैव टू डायरेक्टली लर्न दिस इक्वेशन। आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इक्वेशन, आई कैन इलेबोरेट यू दिस इक्वेशन, तो आपको उसी हिसाब से इसको समझना है और पढ़ना भी थोड़ा ध्यान से है इसको। कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e minus v into psi is equal to 0. This is the Schrodinger wave equation. इसमें जो कर्ल बाय कर्ल एक्स है ना, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, आप लोगों ने सुना होगा डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है? जब हम किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो डेरिवेटिव आपका ऐसा होता है कि उस इक्वेशन में ओके, लेट मी अनम्यूट यू पीपल, जस्ट अ मिनट।
Yes, you people have done the Schrodinger wave equation completely. I have allowed you. Okay, wait. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में अभी पूछा था ना मैंने आपको कि what you have done up to the Schrodinger, up to the uncertainty principle, then you said yes. तो मैंने पूछ के तो स्टार्ट किया था. अच्छा आप बताओ फिर क्या कहाँ तक किया आपने, क्विकली से. What is the last thing that you have done? Notes done and electronic configuration you have done or not? Quantum numbers have done or not? No, ma'am. नो मैम. मैम Let's- सिर्फ रेडियल नोड और एंगुलर नोड ही किया था. अच्छा रेडियल नोड एंगुलर नोड भी कर चुके हो तुम लोग. यस Yes, मैम. ma'am. तो आपको मैंने जब बोला कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, then you should tell me at that instant ना, when I was writing a topic, this is not the way to behave बेटा. आपको मुझे तभी बोलना चाहिए था when I have written this. चलो मुझे अभी ये इक्वेशन कंप्लीट कर लेने दो by the sake of this note, then I will continue with that one, don't worry. कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल y स्क्वायर हो गया. This is a second order partial derivative with respect to y. And curl square by curl z square, this is a second order partial derivative with respect to z. Okay, this is all done. तो हम क्या कर देते हैं, आपने अभी क्वांटम नंबर नहीं किए हैं ना? No, ma'am. No, ma'am. चलो ये इक्वेशन रहने देते हैं. यहाँ पे आपने रेडियल एंगुलर नोड्स तक सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मींस यू आर ऑल डन विद दैट. और आगे से व्हेन आई वाज राइटिंग अ टॉपिक स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग यू कि उसे टाइम बोलो कि मैम वी हैव डन इन दैट क्लास, बिकॉज मल्टीपल बैचेस आर देयर. तो मुझे नहीं ध्यान रहा कि आपने कहाँ तक किया. आई वाज थिंकिंग कि जेई का हो गया, आपका नहीं हुआ है. चलो जी, क्वांटम नंबर्स. फिर तो आपका थोड़ा सा ही चैप्टर पता है. टुडे यू आर ऑल डन विद दिस चैप्टर. क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा? दीज आर द फोर नंबर्स, फोर मैजिकल नंबर्स आई शुड से, जो आपके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं इनसाइड द एटम. यानी कि ये 4 डिजिट का एक कोड है, एक नंबर है, जिससे आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में बहुत अच्छे, न्यूक्लियस में नहीं सॉरी एटम में फाइंड आउट कर पाओगे. जैसे फिंगरप्रिंट नहीं मैच करते हैं ना, वैसे ही स्पेक्ट्रा और क्वांटम नंबर भी कभी मैच नहीं करते हैं. तो क्वांटम नंबर क्या हो गया? द नंबर्स, द फोर नंबर्स which give The complete information. कंप्लीट एड्रेस भी बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो. कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. ठीक है, एटम के अंदर कंप्लीटली अगर आप बता देते हो, उसका एड्रेस बताने के लिए जो नंबर यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ क्वांटम नंबर्स. So the first number, there is a principal quantum number. Quantum number. ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया आपका n से. Azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एंगुलर क्वांटम नंबर. And that is also called as a subsidiary quantum numbers. All the way of writing them are correct. Yes, ma'am. Subsidiary quantum numbers. That is called as L. And the third one is called as a magnetic Magnetic quantum number. magnetic quantum number. Magnetic quantum number so कैसे लिखेंगे बेटे? M से. M. Fourth one is a spin Quantum number. Spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर को लिखेंगे m और s से. ये भी ठीक है, और अगर अकेला s लिखते हो तो भी ठीक है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से कौन से क्वांटम नंबर्स आए थे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपके पास स्पिन नहीं आया था. दिए तो क्वांटम नंबर्स बोहर ने भी थे और इसने भी थे, श्रोडिंगर ने भी. बट स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर था जो बोहर के ने तो दिया था, बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आया था.
तो पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है। तो पहला तो ये देता है शेल, है ना, इट गिव्स द मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मेन शेल in which the electron is present। ये मेन शेल बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और n जो है आपका 1 2 3 अप टू सोन ऐसी वैल्यूज रखता है जिसको K L M ऐसे शेल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाद की वेरी फर्स्ट शेल को K, then L, then M, then N up to so on। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस देता है। ये वर्डिंग भी करेक्ट है। तो अगर पूछे तो दोनों में तो ध्यान देना, कोई भी दे सकता है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है ये भी हमें बताता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं ना, रेडियस ऑफ एन एटम। क्योंकि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वही तो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वही तो डिसाइड करेगा ना कि कितना साइज है। तो एक तो ये बात हो गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी एनर्जी होती है, वी हैव डन इन द बोहर्स मॉडल ऑल्सो कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो एज द n इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। इट्स एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एनर्जी के बढ़ने से क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन जो है दूर चला जाएगा तो उसको आराम से आयनाइज किया जा सकता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, बाकी भी मैं इसके बहुत सारे नाम लिख चुकी हूँ, आप कॉपी कर सकते हो। एल, अब ये क्या करेगा ना, ये बताएगा सब शेल्स इन अ गिवन शेल। देखो शेल के अंदर सब शेल्स भी होती हैं, तो इट गिव्स द सब शेल्स in the given shell, subshells in the given shell present inside the atom, present inside the atom। किसी एटम के अंदर कितनी सबशेल्स हैं शेल के अंदर, और इसको लिखा जाता है एल से। एल का फार्मूला होता है n-1, पर इसको ना आपको 0 तक लेके जाना होता है। अब इसमें मैं एक दो बातें बोल रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएंगी। पहली बात तो एल कभी भी एन के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरा, एल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एन से। तो ये दो बातें हमेशा याद रखोगे। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ सबशेल्स होती हैं, नंबर ऑफ द सबशेल्स इन द गिवन शेल वो एन के बराबर होती हैं। नंबर ऑफ द सबशेल्स इन द गिवन शेल इज इक्वल टू एन। इसको मैं ऐसे बोलती हूँ कि जो हाउस नंबर जितना होगा उसमें उतने ही कमरे होंगे। अगर हाउस नंबर 1 है, मतलब शेल नंबर 1 है, तो इसमें एक ही सब शेल रहेगी। अगर हाउस नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी शेल आ गई, k शेल आ गई। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 इज अ k शेल, तो l आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। अब ऑलरेडी 0 आ गया तो इसको 0 तक कैसे लेके जाएंगे, तो n1 k शेल, तो l आ गया इसमें 0। अब यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, येलो कलर से लिख देते हैं कि अगर l की वैल्यू 0 है तो उस सब शेल का नाम क्या होगा, उस सब शेल का नाम होगा s। और ये स्पेशली याद रखोगे, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 है तो f होगा, 4 है तो g होगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 k शेल हो गया, n इज 0 हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 1s, तो 1s यहाँ पे ये सब शेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल टू 2। अब देखो एक शेल में, शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल है 1s,
दूसरा n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास l कितना आएगा, l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 0। तो अब ये क्या क्या कॉम्बिनेशन आ गए इसके डिफरेंट, किसको हमने 0 तक लेके जाना होगा ना, तो इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0, दूसरा n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। तो अगर n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 0 कॉम्बिनेशन है मैम, प्रीवियस स्लाइड लीजिए, देखिए प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है। n2l1, तो ये 2s हो गया, n2l0 तो 2s हो गया, n2l1 2p हो गया, क्योंकि l1 होता है तो p होता है, l0 होता है तो s होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला था सेकंड नंबर शेल में दो सब शेल होंगी, 2s और 2p, मतलब हाउस नंबर अगर 2 बन गया तो उसके दो रूम आ गए, 2s एंड 2p। तो n को अगर 3 लोगे तो l की वैल्यू हो गई n माइनस 1, इसको अप टू 0 लिखना है, ठीक है, अप टू 0। तो 3 माइनस 1 आ गया 2, 2 माइनस 1 1 और आ गया 0। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गए, n3 हो गया, l0 हो गया, n3 हो गया, l1 हो गया, n3 हो गया, l2 हो गया। अब इसको देखो तो n3 l0 3s हो गया n3l1 3p हो गया, n3l2 3d हो गया। तो 3s 3p एंड द 3d, दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, मतलब थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होंगी। तो n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो l की वैल्यू 4 3 2 1, 4 तो नहीं आएगी है ना, तो ये आ जाएगी 3 2 1 एंड 0, और इसके कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, आपके बनेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। उसके बाद n इज इक्वल टू 5 आ गया एंड l इज इक्वल टू 4 3 2 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5 4 3 2 1 0 एंड तो ये बन जाएगी आपके पास 5s 5p 5d 5f एंड 5g, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल आ गए, 5s से 5g तक और 4s से 4f तक। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हेयर। तो बाकी इसका कुछ ना ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जैसे विच शेल वुड बी फर्स्ट टू हैव द जी सबशेल। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, विच शेल वुड बी फर्स्ट टू हैव द जी सबशेल। 5 5 से पहले जी कहीं पे देखा है तुमने, 5 से पहले जी कहीं पे भी नहीं आया। Which shell would be first to have the F subshell 4? Which shell would be first to have the D subshell 3? Which shell would be first to have the P subshell 2? Which shell would be first to have the S subshell 1? है ना, इस तरह से इसको आंसर देना है। चलो अब ये तो पहली इंफॉर्मेशन हो गई कि सबशेल इन द गिवन शेल और क्या क्या इसके स्टार्ट पॉइंट है। दूसरी इंफॉर्मेशन है इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम, तो इसका नाम एंगुलर क्वांटम नंबर है। It gives the angular momentum of the electron present in an atom. अब एंगुलर मोमेंटम होता है L, ये होता है रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। दिस इज अ फॉर्मूला। अगर आपको पेपर में कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया 1s 2s 3s 4s एंड 5s, एनी ऑफ द ऑप्शन, तो इसमें L की वैल्यू 0 आ गई, L की वैल्यू 0 आ गई तो कैपिटल L भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज 0। S का कुछ भी हो तो एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। अगर P में देखें तो 2P हो सकता है, 3P हो सकता है, 4P हो सकता है, 5P हो सकता है, इन सभी के लिए L की वैल्यू 1 होगी, तो कैपिटल L की वैल्यू 1 + 1 2 एंड दिस h/2 pi, तो दिस इज h अपॉन रूट ऑफ 2 pi। तो दिस इज हाउ P कुछ भी हो, क्योंकि n पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है यहाँ से एंगुलर मोमेंटम,
अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे डी का, जैसे 3D 4D 5D, तो इनके लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कैपिटल एल हो जाएगा रूट में 2 इंटू 2+1 3, 6 आ जाएगा, है ना, h/2 पाई। तो ये आंसर आ गया √6 h/2 पाई। तो दिस इज हाउ द एंगुलर मोमेंटम गोज। अब जैसे पेपर में 3D का पूछा हुआ था, आपको क्वेश्चन से जजमेंट मिल जाएगी कि एन वाला फॉर्मूला लगाना है या एल वाला फॉर्मूला लगाना है। आपने देखा होगा जब बोहर ने अपना मॉडल दिया था तो उसने h/4 पाई का NH/4 पाई लिखा, ऐसे लिखा था, है ना, मतलब उसने एन से डिपेंडेंस शो किया था। 2 पाई था वहां पे भी, 4 नहीं था, 4 तो वहां पे आता है हिजनबर्ग में। तो अगर आपको क्वेश्चन में एन के हिसाब से पूछा हुआ है तो शेल के हिसाब से पूछा हुआ है तो बोहर लगाओगे, अगर सब शेल के हिसाब से पूछा हुआ है तो इस तरह से दोगे, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्व करता है जो वो एन और एल के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे 3D लिखा हुआ था तो इसमें ऑब्वियसली आप डी का कंसर्न लेके चलोगे। तो ये हो गया सेकंड क्वांटम नंबर। इससे दो इंफॉर्मेशन मिली हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन मिली सबशेल्स की और दूसरी इंफॉर्मेशन मिली एंगुलर क्वांटम नंबर की। अब इसके ना मैं कुछ प्रीवियस ईयर पॉइंट्स बता देती हूँ क्वेश्चंस के जो पूछे गए थे। पहला पूछा गया था इसमें कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन विच क्वांटम नंबर। एनर्जी अपॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन विच क्वांटम नंबर, कौन से क्वांटम नंबर पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। तो देखो अभी तो आपने पढ़ा था एन पे डिपेंड करती है, वो तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि ऐसे होता है, ठीक है। पर आप देखो ना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आता है 1s 2s 3s और 4s, तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, तो एन पे तो डिपेंड कर ही रही है। पर अगर एल इसमें सेम हो तो, है ना, तो एल पे भी डिपेंड करती है। देखो अगर मैंने एन सेम कर दिया 3s 3p 3d, तो इनमें तो फिर एन की वैल्यू सेम है, एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर तो है आपके पास हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है आपका वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके केस में तो थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, तो इनकी एनर्जी है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के केस में क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है वो एल पे भी डिपेंड करेगी। तो दिस इज अ 3s, दिस इज अ 3p एंड दिस इज अ 3d, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर। मतलब एल की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द बोथ क्वांटम नंबर्स n एंड l। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन बोथ क्वांटम नंबर्स n एंड l। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन n वाला लगा के आए थे, ओनली n वाला, एंड दैट इज रॉन्ग। तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए कर दिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, n के साथ हाइड्रोजन एटम का भी आ चुका है और l वाला भी आ चुका है। चलो अब थर्ड क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रीवियस स्लाइड को लेकर। यस मैम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा बेटा वो आपका m से लिखा जाता है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल होगा। तो जब किसी भी एटम पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो एक तरह से उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन को की फिक्स्ड ओरिएंटेशन आ जाएगी कुछ उसकी। जब उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगी कि वो कैसे घूम रहा है। तो इसको हम काफी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कि इट गिव्स द orientation of an electron, orientation of electron in the presence of, in the presence of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ओरिएंटेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से इसको बताया जा सकता है।
दूसरा, इट गिव्स द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ, लिख देती हूँ, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द गिवन सबशेल। किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उसके लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। या इट गिव्स द shape and the size of the orbitals। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। किसी भी तरीके का पूछा हो तो आप आंसर दे सकते हो। जो m होता है वो होता है -l, 0 + l। ठीक है, -l, 0 + l। तो जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल हो जाएंगे 2l + 12। देखो इधर से l आंसर है, इधर से l आंसर है, तो यहाँ से 1 हो गया, तो दिस इज अ 2l + 1। दिस इज हाउ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल वेरीज। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स पूछे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ट्वाइस हो जाएंगे 2l + 1, तो ये बन जाएगा 4l + 2। देखो इसको जल्दी जल्दी से अप्लाई करना सीख लेते हैं। जैसे पेपर में 3D आ गया, आप 3D के लिए l की वैल्यू क्या है, 2 है, d के लिए l 2 होता है, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, देखो 2l + 1 से 2 × 2 + 1 कितना आंसर आ गया, 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 5 × 2 10। और अगर आपके पास 2p ऑर्बिटल है तो इसके लिए l आ गया 1, तो ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 2 × 1 + 1 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला से है। अभी हम लॉन्ग कट से भी एक बार कर लेते हैं। अगर आपके पास है m = -l 0 and +l, तो इसके केस में अगर आपके पास है और m = 0 यानी कि s सबशेल, तो s सबशेल के केस में l हो गया 0, तो m भी हो गया -0 + 0 and 0, तो 0। तो यानी कि जो s है उसके लिए ऑर्बिटल एक ही होगा, उस ऑर्बिटल को बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही आंसर आया ना, सिमेट्रिकल तो होगा इस अगर स्फीयर है तो। ठीक है, और उसकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है ऐसे, ऑर्बिटल है तो आप ऐसे डॉट्स लगा दोगे। उसके बाद अगर m = 1 है, m = 1 है तो क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, है ना, p सबशेल आएगा पहले तो, p सबशेल। अब जो आपके पास p सबशेल है उसमें सॉरी, इसमें पहले मैं लिख देती हूँ कि l भी 0 है और m भी 0। इसमें पहले लिख देते हैं कि l 1 है तो p सबशेल आ गया। अब m के क्या आंसर आएंगे, -1 0 एंड +0, तो 3 आंसर आ जाएंगे यहाँ पे, +1 0 एंड -1। इसमें से ना मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों को गलत नहीं करना कि फॉर pz वैल्यू, pz के लिए m फिक्स होता है 0, बाकी किसी के लिए फिक्स नहीं होता। इसको px भी लिख सकते हो, py भी लिख सकते हो, या इसको py भी लिख सकते हो और px भी लिख सकते हो, बट pz के लिए फिक्स है कि m 0 होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास है l = 2 यानी कि d सबशेल, तो जो आपके डी सबशेल है उसके लिए m आ जाएगा -2 -1 0 +1 n +2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द डी। और इन, अच्छा, p के ऑर्बिटल का नाम होता है, जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, डम्बेल। एस का जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है ना, इसका डम्बेल होता है, और इसको ऐसे डम्बेल की शेप में बनाया जाता है। मैंने ना इसके वो नहीं बनाए हैं डॉट्स,
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली प्लस माइनस साइन होते हैं इसमें, मतलब एक साइड प्लस आएगा एक साइड माइनस आएगा। यहाँ पे सब पे प्लस आता है, यहाँ पे हर जगह माइनस आता है। और जो आपके डी के ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल हैं डी में, और डी के 5 ऑर्बिटल्स के नाम है डबल डम्बल। इनकी भी एक बार शेप्स देख लेते हैं। जो डी के फर्स्ट 3 ऑर्बिटल हैं उनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये 3 जो ऑर्बिटल हैं इनमें होंगी 2-2 लॉब, और ये होंगी इन बिटवीन द एक्सेस। बाकी आप इनको ऑर्बिटल बनाने के लिए इनमें डॉट्स लगा सकते हो। इसमें अपोजिट लॉब में सेम साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पी की तरह नहीं होता। अगर ये एक्स है ये वाई है तो तुम इसे डी एक्स वाई बोल दोगे। अगर ये वाई है ये जेड है तुम इसे डी वाई जेड बोल दोगे। अगर ये जेड है ये एक्स है तुम इसे जेड एक्स बोल दोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द आंसर। This is a dxy, dyz and dzx. This is how the orbitals are arranged. चलिए ये हो गए आपके 3 ऑर्बिटल, एंड बाकी 2 हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनकी लॉब्स इन बिटवीन द एक्सेस नहीं है, इनकी लॉब्स अलोंग द एक्सेस है। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसकी लॉब्स ऐसे हैं एक्स से। जिसको भी y लिखोगे उस पे नेगेटिव लगा देना। ये x है और ये y है तो y वाले में नेगेटिव आ जाएगा दोनों साइड, और x वाले में दोनों साइड प्लस आ जाएगा, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल तो और भी स्पेशल है। इसमें z एक्सिस की तरफ बड़ी सी लॉब्स है और यहाँ पे नेगेटिव रिंग है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। तो दिस इज अ रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द XY प्लेन। Ring of the high electron density in the XY plane, and 2 lobes along Z axis. तो ये है डी के ऑर्बिटल्स। उसके बाद आपके पास F ऑर्बिटल्स आता है, और जब L इज इक्वल टू 3 हो तो आपके पास आ जाती है F सबशेल्स। और अगर F सबशेल है तो M कैसे लिखा जाएगा? -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, +1, +2 एंड +3। तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स आते हैं। इनकी शेप हाईली डिफ्यूज्ड है, वी डोंट हैव टू स्टडी देम। 1 2 3 4 5 6 और एक और आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना लिख देते हैं कि दीज आर हाईली डिफ्यूज्ड। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक और फॉर्मूला का सेट है। एक तो सबशेल में ऑर्बिटल्स निकालना, जिसके लिए 2l+1 यूज होता है। एक है एटम में ऑर्बिटल निकालना। तो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एन एटम, that is n square. Number of the electrons in an atom, that is 2n square, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में निकालने हैं तो 2n square, और ऑर्बिटल्स एटम में निकालने हैं n square। देखो इसको कैसे करोगे कैलकुलेट। और ये शेल एटम में है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल क्या कर देती हूँ, है ना, गिवन शेल n है ना, तो शेल हो जाएगा। अब जैसे n इज इक्वल टू 2 है ना, n इज इक्वल टू 2 में ऑर्बिटल्स फिर इसके हिसाब से कितने आ गए? 4 आ गए। अब आप बोलोगे 4 कैसे आ गए? अब देखो 2 है तो 2s भी होगा और 2p भी होगा। p में 3 होंगे, s में 1 होगा, तो 4 आ गए। अब n इज इक्वल टू 3 है तो ऑर्बिटल्स आ गए 9, ऑर्बिटल्स 9। और अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं तो वो 8 हो जाएंगे। ऑर्बिटल्स 9 आ गए। अब 9 कैसे आए? 3 है तो 3 को स्प्लिट कर लो, 3s है, 3p है और 3d है। 3d में 5 होते हैं, 3p में 3 होते हैं, 3s में 1 होते हैं। 5 3 8 और 1 9, तो 9 ऑर्बिटल्स आर देयर, ठीक है। तो इस तरह से शेल के लिए n स्क्वायर और 2n स्क्वायर फॉर्मूला है, और सब शेल के लिए 2l+1 एंड 4l+2 फॉर्मूला है।
This is all about the magnetic quantum number. Third quantum number is, थर्ड नहीं फोर्थ हो गया ना, लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर को लिखा तो ms भी जा सकता है या सिंपली s भी जा सकता है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर में एक्चुअली में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके अराउंड ही नहीं घूमता है न्यूक्लियस के, अपनी स्पिन के अराउंड भी चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व not only around the nucleus but also around its own axis। ठीक है, पर अपनी एक्सिस के अराउंड भी चक्कर लगाता है। अब जैसे हमारे पास m है तो ms आ जाएगा प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है ना। स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। प्लस हाफ अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है, माइनस हाफ अगर माइनस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि वैसे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है ना तो वो क्लॉकवाइज एंटर होता है, देन एंटी क्लॉकवाइज। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो प्लस हाफ है ना, ये इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये लो एनर्जी और ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू द माइनस हाफ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं दे सकते हो, बाकी उनको स्पिन को प्लस करके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ में से ही होगी। This is all about the quantum numbers, and now we are moving toward the electronic configuration. Electronic configuration. Regarding the electronic configuration, कुछ हमें rules follow करने होते हैं, and these rules are, first इसमें Aufhaus होगा, first is the Aufhaus rule. Aufhaus रूल बहुत सिंपल है। वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी में जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सबशेल ऑफ लो एनर्जी फर्स्ट, then goes into high energy orbital। ठीक है, उसके बाद अच्छा हम सब शेल कर रहे हैं तो हाई एनर्जी सब शेल्स। अब देखो, वैसे तो तुम लोगों ने जैसे सीखा हुआ होगा, वो एरो बना के सीखा होगा हेड एंड टेल को ज्वाइन करके, बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में कि हम उसको ज्वाइन करें, तो आपको वैसे भी कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में आपको लिख देती हूँ, समझा देती हूँ कैसे करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेरियस सबशेल्स ऑफ द डिफरेंट सबशेल। देखो, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद होती है 2s की, फिर 2p की। यहाँ तक तो सीक्वेंस बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि सबसे छोटा लेवल 1s होता है। 1 में तो 1 ही होता है, 1s ही होता है। 2 में 2 होते हैं, 2s 2p, वो सीक्वेंस में जा रहा है अभी। 3 में 3s 3p अभी तक भी सीक्वेंस में है, पर 3 में 3d भी होता है। हर d की एनर्जी अगले वाले पीस s से कम होती है, तो इसलिए पहले 4s भरेगा, उसके बाद 3d भरेगा। ठीक है, उसका रीजन है कि s में ज्यादा अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस के पास होता है, पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है। इसको बोहर बरी रूल स्टेप भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हर कोई डी की फीलिंग उससे नेक्स्ट वाले एस के बाद होगी, बाकी कॉन्टिन्यूटी आपको वैसे रखनी है। 4s के बाद 4p आएगा, पर 4d आना चाहिए था ना, पर पहले 5s भरोगे फिर 4d भरोगे। 5s के बाद 5p आना चाहिए, अब 5p के बाद 6s लिखेंगे, क्योंकि अब आपके पास 5d है
अब आपके पास ना यहाँ पे आके दो ऑप्शंस है, क्योंकि 4 का तो एफ भी होता है, तो पहले 4 का एफ भरा जाएगा, फिर 5D भरा जाएगा, फिर 6P एंड 7S। बस इतनी कंफिग्रेशन आपको लर्न करनी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, 2 ट्विस्ट आर देयर ओनली, कि एक डी को नेक्स्ट वाले एस के बाद भरना है, और 6S के बाद दो ऑप्शन हो जाते हैं। तो पहले जिसकी एन की वैल्यू कम है, जैसे 4 के लिए एन की वैल्यू कम है, तो पहले उसको भरेंगे, फिर उसके बाद 5D को फिल करेंगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बता देती हूँ, वैसे भी पता ही होंगे, ये मैक्सिमम लिख देती हूँ, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सबशेल कितने आ सकते हैं भरने को, तो आप इसमें एक भी रख सकते हो, और मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सबशेल कितने आएंगे, 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल आएंगे 10, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ सबशेल आएंगे 14। ठीक है, तो दिस इज हाउ द अबव रूल स्टेट। सेकेंड रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला तो ये कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons and that too would be of opposite spin। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और दो वो इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट स्पिन के होंगे। उसका रीजन आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उनमें रिपल्शंस होंगी, तो इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। रिपल्शन 100% तो ओवरकम नहीं हो जाएंगी, बट इसको आप ऐसे समझ लो, कोई ऐसे घूम रहा है तो दूसरा दूसरी साइड से घूमेगा, तो थोड़ा कम टाइम के लिए एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है ना। अब इस ना प्रिंसिपल को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिसके लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट 4th क्वांटम नंबर हैज टू बी डिफरेंट। देखो इसमें तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि एक की स्पिन ऊपर है, एक की स्पिन नीचे है, तो एक प्लस हाफ हो गया और दूसरा माइनस हाफ हो गया। बट बाकी किसी के केस में, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ए बोल दिया और एक इलेक्ट्रॉन को बी बोल दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ए एंड बी, अगर इनके लिए सारे क्वांटम नंबर लिखे, ये 2p2 है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो n की वैल्यू इन दोनों के लिए 2 होगी, l की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 आएगी क्योंकि p में प्रेजेंट है, m की वैल्यू 0 0 जाएगी दोनों के लिए, और s की वैल्यू दोनों के लिए प्लस हाफ जाएगी। ठीक है। अब क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है तो ये +1 0 -1 होता है। आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, बट जहां भी प्लेस करो ये सेट डिफरेंट होगा। +1 -1 हो सकता है, -1 +1 हो सकता है, +1 0 हो सकता है, 0 +1 हो सकता है, -1 0 हो सकता है, 0 -1 हो सकता है। एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, बट ये डिफरेंट जरूर होगा। तो इसको बोलते हैं पॉलीजन प्रिंसिपल। थर्ड रूल है आपका हर्न्स रूल। That is the Hund's rule of maximum multiplicity। तो रिगार्डिंग द Hund's rule of maximum multiplicity क्या कहता है? Hund's rule कहता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी सेम है, अगर उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसका रूल का क्या है
कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग is not possible unless each orbital is singly filled, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हर कोई ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रखना पड़ेगा, उसके बाद पेयरिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Fourth rule is called as a Bohr-Buries rule. Bohr-Buries rule of electronic configuration. इसको ना n+l rule भी बोलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर n+l की वैल्यू हाई होती है तो इसकी होती है हाई एनर्जी। अगर n+l की वैल्यू लो होती है तो इसकी होती है लो एनर्जी। उस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसमें n की वैल्यू लो होती है उसकी होती है लो एनर्जी, जिसमें n की वैल्यू हाई होती है उसकी होती है हाई एनर्जी। ठीक है। चलिए हम 4s और 3d वाला केस कंपेयर करके देख लेते हैं। इनके लिए n कितना है? 4 और 3, l कितना है? 0 और 2, तो n+l कितना हो जाएगा? Yes, ma'am. n+l देखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ये वैल्यू हाई हो गई, ये वैल्यू लो होगी। तो अगर एनर्जी पैटर्न देखा जाए तो 4s की लो होगी और 3d की हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किस में एंटर होगा? 4s में। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इंटर 4s ऑर्बिटल। उसके बाद 4s 3d के बाद आप चेक कर सकते हो 4f और 5d की, जो आपका नेक्स्ट कंफ्यूजन था। n और l, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, l 3 आ गया, 2 आ गया। तो n+l की वैल्यू तो सेम आती है दोनों की, और इसमें n की वैल्यू लो है, इसमें n की वैल्यू हाई है, इसलिए जो एनर्जी दिखी जाएगी वो, वैसे तो n+l सेम है दोनों में, पर 4f की कम होगी इन कंपैरिजन टू 5d. So the electron first enters into 4f. Enter to 4f. ठीक है। So this is how you are going to calculate the energy and the answer and all. चलिए ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब मैं कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस बन जाएगी इसकी। लेट मी गिव यू, मैं ना कुछ रैंडमली आपको एटम दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया नंबर, एटॉमिक नंबर दे रही हूँ 17, 15, 33, 24, 29, 11 और 57। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। गिव मी 1 मिनट, राइट डाउन। ठीक है। हो मैंने गूगल साइकिल लेनी थी। बहुत बार मैंने आपकी क्लास में ये बात अलग
I have not told you to that the class is over. I am just telling you, write down the electronic configuration. First, try to understand what is being dictated to you in a class. I told you to write the electronic configuration, and after the electronic configuration will give you the poll question. And why the sound is not coming? Because it is muted. So it is all understood. What is there to worry about? आपको आइकन दिखाई दे रहा है सब कुछ? पहली बार नहीं क्लास ले रहे हो बेटा? यस प्राची, पहले इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि म्यूटेड थे. आपको आइकन दिखाई देते हैं? समझ में आ रहा है बेटा म्यूट कहाँ से होता है किसी की स्क्रीन पे? तो एवरीथिंग इज अंडरस्टूड एंड आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. Everything is well explained. When I have written something on the board, then how can I leave the class? I asked you to write down the electronic configuration. That's it. Yes, what is the first answer? Z is equal to 17. What is the electronic configuration? 136 4s1. बेटा 4s1. सभी बच्चों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 में जा रहा है 17 में. Yes, ma'am. Ma'am 3p5. 3p5. Is absolutely wrong. 1s2, 2s2, 2p6. देखो यहां तक हो गए तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन. Then is a 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन. Then is a 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन बेटा. तो 4s में तो नहीं जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन. तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको सारे सीक्वेंस फॉलो करने हैं. और इसमें ना जो लास्ट शेल होता है वो होता है तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल. दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. और आउटर मोस्ट शेल अगर ये है तो आपको जो इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड है ना उनकी जगह पे कोई नोबल गैस लिख देना होता है. अब जैसे 1s2, 2s2 एंड 2p6. तो बच्चा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सी नोबल गैस होती है? नियॉन. So instead of writing the 1s2, 2s2 and the 2p6, you can write here the neon, and after the neon you can write 3s2 and the 3p5. ओके इस तरह इसको लिखेंगे तो दिस इज अ करेक्ट वे. और अगर कोई बच्चा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5 देता है वो भी गलत है. ठीक है. क्योंकि वैलेंस शेल में थर्ड शेल आता है तो थर्ड शेल को कंप्लीट लिखना है. 3s भी लिखना है और 3p भी लिखना है. तो बोथ द वेज आर रॉन्ग. 4s1 is absolutely wrong और 3p5 is again wrong. If you are writing 3s2, 3p5 तो वो मान लिया जाएगा क्योंकि आप वैलेंस लिख रहे हो. Otherwise 100% correct way is a neon, 3s2 and the 3p5. After that is a 15. What about the 15? Neon 3s2 3p. नियॉन तक हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हो गया 3s2 and Yes, ma'am. then what is 3p3. हाँ बिल्कुल ठीक है. 3s2 and 3p3 is absolutely correct. जिन बच्चों ने ये लिखा है बिल्कुल ठीक है. अगर तुमने नियॉन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. 3s2 3p3 बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमेशा हमें वैलेंस शेल लिखना होता है. इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 3s2 3p3 वाली? 5. Yes, absolutely. 3 is a wrong answer and the 5 is a correct answer. Okay. And then is a 33. What about the 33? Who have written about the 33? Argon 4s2, 3d10, 4p3. ठीक है बेटा. अब देखो मैं एक बार कंप्लीट भी लिख देती हूँ जिन बच्चों को कंफ्यूजन है. 1s2 चल जाएगा, 2s2 चल जाएगा, 2s2. चल जाएगा, 3s2 चल जाएगा, 3p6 चल जाएगा. अब बच्चा यहाँ तक देखो 2 और 6 ये हो गया 4 और 6 10 है ना. 10 to 12, 12 और 6 18. तो 18 के बाद आप 18 के लिए क्या लिख सकते हो? Argon. आप 3p के बाद कौन सा आता है? 4s. ठीक है. तो 18
ये हो गए 20, 20 के बाद क्या आ जाएगा 3D, तो ये हो गए तुम्हारे 30। उसके बाद आएगा आपके पास 33 है तो 10। तो अब ये भी तो फेल्ड है ना, तो हम इसे ना कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसको 4s2 को भरा जाता है, बट जब भर जाता है ना तो फिर लिखना ऐसे होता है क्योंकि ये बाद में लो एनर्जी का हो जाता है। 3s2 4s2 एंड 3d10 4s2 एंड 4p3। तो जिन बच्चों ने 4s2 4p3 लिखा है वो भी सही है, जिन बच्चों ने कंप्लीट लिखी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसमें कितने हैं? मैम 5। शाबाश। 24 किस किस बच्चे ने लिखी है? 24। Argon 3d5 4s1. शाबाश शाबाश शाबाश। आर्गन 3d5 4s1। देखो आना तो चाहिए था 4s2 3d4, बट होता है ना हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड द fully filled Fully filled. have the extra stability. These are extra stable बेटा। तो if these are extra stable तो एक इलेक्ट्रॉन s से इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो this is 3d5 and 4s1. Then is a 29. 29 को कैसे लिखेंगे? आर्गन 3d10 4s1. एंड 3d10 4s1. यहाँ पे फुली फिल्ड वाला आ गया। और 11 को कैसे लिखेंगे? नियॉन 3s। तो यहाँ पे ही हो गया। 57 को किस बच्चे ने लिखा है बताओ? बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 57 की। Xenon Xenon 43. 3d2 जीनोन लिख दिया, आगे बताओ। 3d1 3 पे कहाँ पहुंच गए मैडम? 3 तो कब का गुजर गया, जब तुमने जीनोन ही लिखा दिया तो 3D कहाँ पे आई? 5d अच्छा 5D। 5D कितना आएगा बेटा? 1 ठीक है, आगे 2 6s2. शाबाश। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक। लेंथेनाइट सीरीज होती है, पर लेंथेनम एलिमेंट किसका है बच्चों? लेंथेनम एलिमेंट डी ब्लॉक का है। पर जब एफ ब्लॉक को भी स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, तो लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है, इसमें लेंथेनम पहले लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स टेक अ वन और द टू ऑफ द पोल क्वेश्चंस। चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। The first question is, थ्री डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर इसके लिए ट्रू है। चलिए, थ्री डी के नीचे आपने 2 लिखा है। बेटा मैंने 3D के नीचे तो कहीं भी 2 नहीं लिखा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible to you all? यस मैम। मैंने 3D के नीचे कहीं भी 2 नहीं लिखा, मैंने 3D जेड स्क्वायर लिखा है। और अभी मैंने आपको यस मैम। 5 ऑर्बिटल पढ़ाए हैं, उनमें से एक ऑर्बिटल का नाम है 3D जेड स्क्वायर। दिस इज नॉट 3D2। दिस इज अंडरस्टैंडेबल बेटा। 3D2 तो कुछ भी नहीं होता है ना। डी के 5 ऑर्बिटल में से किसी, अब मैंने बोला भी है व्हेन आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन ना, तो मैंने ये आपको बोला भी है कि 3D जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसके लिए कौन सा करेक्ट है। ये कुछ होता ही नहीं बच्चा।
दिस इज अ डी ऑर्बिटल, पांचों में से कोई एक लिखा है, 3D Z स्क्वायर इज अ नेम. I think I have arranged the poll, no? Only the 13 students have given the answer, rest all are sitting. Ideally. Okay, 24 students out of the 41 have given the answer, and 12 students opted for B option, 4 students for 1. Then mixed सा poll है. फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, L1 और M2. अभी मैं D की तो बात ही नहीं कर रही. हमेशा जो आपका L है वो या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है M से. कभी भी L छोटा नहीं हो सकता M से, ये ट्रू नहीं है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन में N3 L2 M1, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्पेशली एक DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है जिसमें M की वैल्यू 0 होती है. बेटा जैसे PZ बताया था ना तुम्हें, जिसमें M की वैल्यू 0 होती है, ऐसे D में DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होता है जिसमें M की वैल्यू 0 होती है. तो C ऑप्शन भी नहीं हो सकता. L0 कैसे हो सकता, जब उसने स्पेशली D बोल दिया. अब जब N3 है तो L के कुछ भी आंसर आ सकते हैं, बट ये D लिख दिया तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं लिख सकते हमें 2 लिखना पड़ेगा. तो ये आंसर भी नहीं हो सकता. तो N3 है, इसके लिए L2 है, M0 है और S प्लस हाफ है. B इज अ करेक्ट आंसर. इज दैट करेक्ट? क्वांटम नंबर में 2 तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी ध्यान रखना बेटा. पहला क्वेश्चन आता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू दो. बाकी इस चैप्टर को मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के पढ़ाया है, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन अ डिटेल. एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद दिस. ठीक है. अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट